आज के इस वीडियो में उम्रा वीज़ा के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जितने भी आपके सवाल हैं उम्रा वीज़ा से रिलेटेड कोशिश करूंगा कवर करने का, और जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो ऑफिशियल सर्कुलर के बेस पे करूंगा। ये पहला सर्कुलर है गाका का जो इन्होंने पब्लिश करा था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि कब से सऊदी उम्रा के लिए लोग आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं, और जब आएंगे लास्ट टाइम तो कब उनको सऊदी से जाना पड़ेगा। इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा सर्कुलर ये है गाका का। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब हम सऊदी आते हैं तो क्या जद्दा ही आना पड़ेगा उम्रा वीज़ा में या फिर किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं। तो ये गाका का सर्कुलर है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफाई करता है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपके साथ उम्रा वीज़ा शेयर करूंगा एक, जिसमें आप लोगों के उसमें भी सवाल हैं कि उम्रा वीज़ा का वैलिडिटी कितना होता है, स्टे पीरियड कितना होता है, वैलिडिटी कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, स्टे पीरियड कब से शुरू होता है और कब तक रहता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और चौथा, उम्रा वीज़ा के साथ में एक इंश्योरेंस भी मिलता है, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। और उम्रा वीज़ा आप कहाँ से ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कितना फ़ीस होता है उम्रा वीज़ा का, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। पहले बात करते हैं ये सर्कुलर का जो 2 हफ्ते पहले गाका ने पब्लिश करा था। इस सर्कुलर में जो एंट्री और एग्जिट का कैलेंडर दिया है ये समझ लीजिए। इसमें बताया गया था कि 19 जुलाई 2023 से उम्रा के लिए लोग सऊदी आ सकते हैं और 23 मई 2024 तक लोग आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब तब तक आप इंटर कर सकते हैं। कब तक? 23 मई 2024 तक। और जब आप इंटर कर लेंगे उस दौरान तो आपको लास्ट यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। कब तक? 06/06/2024, मतलब 6 जून 2024। ये सारे डेट्स मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और जो सर्कुलर का कॉपी है वो मेरे वेबसाइट में मैं डिस्प्ले कर दूंगा, वो आप देख लीजिए। तो ये एक सर्कुलर है जिसमें आपको पता लगा है कि कब से आना शुरू हुआ है और कब तक आ सकते हैं, और एक बार जब लास्ट एंट्री होगा तो कब यहाँ से निकलना पड़ेगा उम्रा वीज़ा होल्डर्स को। अब दूसरा सर्कुलर है गाका का, जो आप लोगों का सबसे फेवरेट सवाल रहता है कि क्या हम जद्दा में आना पड़ेगा, हमें उम्रा वीज़ा है, मैंडेटरी है, या फिर हम किसी भी सऊदी के एयरपोर्ट में आ सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर है इसमें गाका ने जितने भी एयरलाइंस ऑपरेटर है, प्राइवेट हो या पर्सनल हो, जितना भी हो, उन सारों को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो उम्रा पैसेंजर्स हैं वो अराइवल और डिपार्चर सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट से कर सकते हैं। आपको अगर सर्कुलर क्लियर देख रहा होगा तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। और दूसरा क्लोज में ये लिखा है कि अगर कोई एयरलाइंस वाला इसका पालन नहीं करता है तो वो एक वायलेशन माना जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है कि हम सऊदी एयरलाइन का वेबसाइट देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप वाया होके नहीं आ सकते, दमाम और रियाद से उम्रा पैसेंजर नहीं आ सकते। तो वो आपको पढ़ने में गलती होता है। अगर आप डिटेल से सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह का एक सवाल मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने उनको क्लैरिफाई कर दिया। ओके, तो ये एक सर्कुलर था जो आपको आपके कंसर्न को जस्टिफाई करता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि उम्रा वीज़ा वालों को आने में दिक्कत होता है, वीज़ा में प्रॉब्लम है, 10 तरह की बातें बताते हैं, लेकिन सही बात नहीं बताते हैं। क्या पता उनके टिकट्स में प्रॉब्लम होंगे, क्या पता उनके पास रिटर्न टिकट्स नहीं होंगे, या फिर कुछ भी एन रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो वीज़ा अगर आपके पास है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट और करेक्ट है तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो ये था दूसरा सर्कुलर। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का, जो उम्रा वीज़ा होता है इंडियन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा इशू किया जाता है, और ये वीज़ा हम और आप एज एन इंडिविजुअल इशू नहीं कर सकते। इसको सिर्फ जो ऑथराइज्ड एजेंसी होते हैं, अप्रूव्ड एजेंसी, वही इशू कर सकते हैं। ओके, तो जब आपको किसी से भी वीज़ा लेना है तो आपको एक वीज़ा मिलेगा। आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं, कितना फ़ीस रहता है, डॉक्यूमेंट, ये सारी बातें। इस वीज़ा में जो 2 पॉइंट हैं जो आप लोगों के कंसर्न है कि इसमें वैलिडिटी रहता है और स्टे पीरियड रहता है।
मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि ये दोनों डेट्स अलग अलग है और दोनों का जो पर्पस है वो अलग है। जो वीज़ा का वैलिडिटी है वो 90 दिन का होता है और ये 90 दिन 90 डेज शुरू होता है जिस दिन से आपका वीज़ा इशू हुआ, उस दिन से आप 90 दिन काउंट कर लीजिए। जो डेट आएगा वो एक्सपायरी डेट है। कुछ वीज़ास में डेट लिखा रहता है एक्सपायरी वाला और कुछ वीज़ा में 90 दिन लिखा रहता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? जिस दिन से आपका वीज़ा इशू हुआ है। ख़त्म किस दिन होगा? जिस दिन 90 दिन हो रहा है। तो ये हो गया वैलिडिटी। अब स्टे पीरियड के बारे में बात करते हैं। स्टे पीरियड मतलब जब आप सऊदी में आएंगे तो कितना दिन रुक सकते हैं। इसमें आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका जो वीज़ा है 1 जनवरी को इशू हुआ उम्रा का, 90 दिन का वैलिडिटी जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड तक होगा। अगर आप इन दौरान में वीज़ा के वैलिडिटी के दौरान में, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, वीज़ा के वैलिडिटी के बीच में किसी भी डेट में अगर आप इंटर करते हैं सऊदी में तो उस दिन से 90 दिन काउंट होगा। मतलब अगर मान लीजिए 29 मार्च को आप अगर इंटर कर रहे हैं तो उस दिन से आप 90 डेज रुक सकते हैं। ओके, बेशक आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, क्योंकि वीज़ा के वैलिडिटी के दौरान आप इंटर कर रहे हैं, वहाँ से आपका स्टे पीरियड शुरू होता है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है अब तक का जितना भी मैंने रिसर्च करा है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। तभी भी अगर आपको डाउट है तो आप कंसर्न अथॉरिटी से इसको रीवैलिडेट कर लीजिएगा। तो ये था उम्रा का वीज़ा का वैलिडिटी और स्टे पीरियड। कुछ वीज़ा 30 दिन का भी होता है और 90 दिन का भी होता है। और मैं ये एडवाइस करूँगा आप सारे लोगों को जो भी उम्रा वीज़ा में आते हैं, जो स्टे पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही चले जाएं। अगर एक्स्ट्रा रुकेंगे तो आप लीगली यहाँ पे आपको पनिश किया जा सकता है और जिसने आपका वीज़ा इशू करा है उम्रा ऑपरेटर, उनको भी पेनल्टी लगता है, बहुत पेनल्टी लगता है। ओके, जिनको भी मैंने वीज़ा दिया है उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप टाइम पे निकल जाइए ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था स्टे पीरियड और वैलिडिटी के बारे में। ओके, अब चौथा बात जो है, जब आप वीज़ा अप्लाई करवाते हैं किसी से भी तो उसके साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तोनिया का है। तोनिया एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो प्रोवाइड करता है। कई वीज़ा आपको कम रेट में मिलेंगे लेकिन उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या पता वो बहुत कम वैल्यू वाला होगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा कंपनी का इंश्योरेंस मुझे मिल रहा है। ये जो इंश्योरेंस है जो मैंने वीज़ा लोगों को दिलवाया है वो तोनिया का है और ये भी 90 डेज का इसका ड्यूरेशन रहता है और ये डेट तब से शुरू होगा जब आप सऊदी में इंटर करेंगे। इससे भी आपको क्लैरिफाई हो जाता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टे पीरियड कब से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। इस इंश्योरेंस में 100,000 सऊदी रियाल मतलब 1 लाख सऊदी रियाल का कवरेज है और बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसमें कवर है। डिटेल में बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं आपको 1-2 बता देता हूँ। इमरजेंसी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ होता है, वो अगर एक्सीडेंट हो जाता है, डेंटल का कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारे बहुत सारे जो पैरामीटर्स है वो कवर है। तो आप एक बार इंश्योरेंस भी चेक कर लीजिएगा। ये इंश्योरेंस वीज़ा के साथ ही आता है। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप वीज़ा को ले सकते हैं, कितना फ़ीस पड़ेगा आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बस एक ही है कि आप का जो रिलीजन है वो इस्लाम होना चाहिए। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो उम्रा वीज़ा नहीं ले सकते, जो मुस्लिम है वही ले सकते। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का क्लियर कॉपी चाहिएगा और दूसरा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। जो लेडीज़ होंगे उनका कान दिखा होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो जिनसे भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनको क्लियर वाला एक पासपोर्ट का कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेज दीजिएगा ताकि आपका वीज़ा आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका वीज़ा एम्बेसी में चले जाता है और एम्बेसी वाले उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट को मंगवाते हैं। वो रेयर केस हैं लेकिन ऐसा भी होता है। ओके, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड एलिजिबिलिटी। अब इस वीज़ा का कॉस्ट कितना रहता है? देखिए, वीज़ा का कॉस्ट सेम है, मान लीजिए 1 रियाल है, लेकिन जो लोग से आप खरीदते हैं वो अपना कमीशन ज़्यादा रखता है तो वीज़ा का रेट बढ़ जाता है।
ओके, वीज़ा का रेट सेम है, जितना ज़्यादा कमीशन जुड़ता है उस हिसाब से रेट बढ़ जाता है। जो अभी मार्केट रेट चल रहा है वो लगभग आपको मिलेगा 12,500 से 13,500 तक। ओके, ये रेंज में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड वीज़ा होता है। मान लीजिए आप B2B बिजनेस टू बिजनेस वीज़ा ले रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं तो उसका कम रेट होता है, इंडिविजुअली ले रहे हैं तो उसका ज़्यादा होता है। मैंने जिनको भी वीज़ा दिया है वो उसी रेंज में दिया है जितना क्वांटिटी है। अगर आपको भी वीज़ा लेना है तो एक बार आप चेक कर लीजिए कितना रेट में आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और फिर मुझसे भी कांटेक्ट करके चेक कर लीजिए कि कितना में आप दे सकते हैं। तब मैं आपको बता दूंगा, तब आप चेक कर लीजिएगा जहाँ से आपको इफ़ेक्टिव हो, कन्वीनियंस हो, ईजी हो, ट्रस्टेड हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये वीज़ा का प्रोसेसिंग बहुत सिंपल है। 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और इंश्योरेंस मिल जाता है और आप टिकट लीजिए और ट्रैवल कीजिए। इसमें VFS जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन इसमें एक डीमेरिट बोलूँगा ये है इंश्योरेंस उम्रा वीज़ा में कि ये एक सिंगल एंट्री वीज़ा है। अगर मल्टीपल एंट्री होता तो बहुत अच्छा था। 90 दिन का स्टे पीरियड रहेगा लेकिन सिंगल एंट्री रहेगा। एक बार आप आएंगे, जितना दिन रुकेंगे 90 दिन के बीच में वो कवर होगा, बस इसके बाद आपका नया वीज़ा वो वीज़ा आपका ख़त्म हो गया। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए 90 दिन आए, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर आप इंडिया गए, आपको दूसरा वीज़ा कैटेगरी में आना है। ओके, आपका वीज़ा का वैलिडिटी बचा हुआ है इसका, मान लीजिए आप आए 30 दिन रुके और फिर गए वहाँ पे और आपको विजिट वीज़ा लेना है, तो उस केस में आपको ये वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करना है उसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। कुछ फॉर्म्स हैं या फिर VFS वालों के ईमेल्स हैं, एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये सारी बातें हैं उम्रा वीज़ा के बारे में। मुझे लगता है जिन्होंने पूरा देखा है उनको समझ में आ गया होगा। तभी भी अगर आपके कुछ सवाल हैं इसमें तो बताइएगा। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप लोगों के पास होगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डिटेल में लिख के छोड़ दीजिए। जब भी मुझे मौका मिलेगा दिन में कभी भी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ईमेल आईडी भी मैंने दिया है। प्रीफर करता हूं कि आप ईमेल में कांटेक्ट करें ताकि अच्छा रहता है, बड़ा स्क्रीन रहता है, टाइप करने में अच्छा रहता है, देखने में अच्छा रहता है। ओके, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। इससे रिलेटेड कोई सवाल है आप लोगों के तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।